बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। प्रोग्राम है रावियन, प्रोड्यूसर है गजाला ज़िया और मैं हूं आपका अपना होस्ट, जी हाँ, कौकब राठौर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं खैर आफियत होगी और इस बात की भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रोग्राम को खासा पसंद करते हैं। लिसनर्स, बात यह है कि हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान जिस सिस्टम को लेकर चल रहा है, उस सिस्टम में हर वक्त हमारी इस बात की कोशिश होती है कि हम उसको इम्प्रूव करें, हम उसको बेहतर बनाएं और इतना बेहतर बनाएं कि वो बेहतरीन की हद तक को जा पहुंचे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद हैं और ऐसे निज़ाम जो कि हमें तालीम की तरफ बढ़ाने, तालीम की तरफ लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और उन निज़ाम में इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं होगी तब तक हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकेंगे। हमारे पास हमारे मुल्क में जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी चीज़ों से हमें नवाजा है, वहां पर ऐसे लोग, ऐसे थिंक टैंक, ऐसे अफराद मौजूद हैं जो जिनको जब जब मैं मिला या जिनके बारे में जब जब मैंने सुना, मैंने उनको हमेशा बेहतरीन पाया उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से। जी हाँ, आज हमारी इसी तरह के एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपको कई मरतबा इस बात का वादा भी किया है कि मैं सिर्फ उन लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा कि जिनको ये मेरे अलावा पाकिस्तान लेवल पर समझा जाएगा कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग लोग हैं पाकिस्तान को तरक्की दिलाने में, या इनका किरदार ऐसा है और मजीद ये काम करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बेहतर की तरफ लेकर जाने के लिए। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी गुड, मैडम गुलसाना मंशा साहिबा। और मैम गुलसाना जो हैं वो बेसिकली वो टीचर्स की ट्रेनर ऑफ टीचर्स हैं। She is a writer, she is an environmentalist, she is an education expert and she is a yogi. मैं मैम को सबसे पहले खुशामदीद कहूंगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam Rathore. Thank you so very much for having me here. वेलकम मैडम, यू आर मोर देन वेलकम। मैम, सबसे पहले जो चीज़ हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आपका भी ये फ़र्ज़ है और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने हमें वक्त भी दिया कि आप कुछ वक्त पाकिस्तान के लिए और रेडियो पाकिस्तान के लिए निकालें स्पेशली, ताकि हम आपसे कुछ चीज़ें सीख सकें, कुछ जान सकें। ज़रूर राठौर, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि प्लेटफॉर्म्स मिलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने के लिए। बहुत से ऐसे इश्यूज जो आज दिन तक कभी एड्रेस ही नहीं हुए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हर जगह पे। बिल्कुल। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में खड़ा हुआ है। तो जब तक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट नहीं हम करेंगे, तब तक फिर जरा मुश्किल बढ़ती चली जाएगी बजाय कम हो जाने के। मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। अच्छा मैम, हम अपनी बात का आगाज ही इस तरह से करते हैं। मैं सबसे पहले आपका जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, दैट इज एजुकेशनल एक्सपर्ट, एजुकेशनिस्ट। मैं ये कम से कम समझने से कासिर हूं कि फ्लॉज कहां आ रहे हैं हमारे तालीमी सिस्टम के अंदर, कमी कहां पर आ रही है ये नहीं समझा जा सक रहा। अब हम पढ़ रहे हैं, हम हर साल सैकड़ों डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, वी प्रोड्यूस एक्सपर्ट्स, हम उसके बाद मास मीडिया की एजुकेशन के अंदर सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, हर फील्ड में लेकर आ रहे हैं। वी आर देयर। कंप्यूटर जो इंडस्ट्रीज है, प्रॉब्लम कहाँ है? हम अभी तक डेवलप्ड क्यों हैं? हम अभी तक डेवलप क्यों नहीं बने? व्हाई आर वी आर स्टिल डेवलपिंग? अच्छा देखो राठौर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जब आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हो ना, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, तो उनकी मेजर प्रॉब्लम होती है पावर्टी। पावर्टी, ठीक है, ठीक है, रिसोर्सेज का ना होना, ठीक है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में अगर पाकिस्तान को आज की टॉप में हम एज ए मॉडल यूज कर लें एज ए डेवलपिंग कंट्री, तो हम पाकिस्तान ही को देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस जब कंट्रीज को डिवाइड करता है, पूरी दुनिया के कंट्रीज को, तो वो उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। बिल्कुल। एक है डेवलप्ड, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बिल्कुल, और एक डेवलपिंग है जो अभी इन द प्रोसेस ऑफ
तरक्की याफ्ता होने तरक्की में अभी याफ्ता। चल रहे हैं। ठीक है, दैट्स स्ट्रगलिंग एट दिस टाइम। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस जो है वो करता है आपके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस के साथ वो ये देखता है कि आपकी प्रोग्रेशन का, आपकी तरक्की का लेवल कितना है। क्या है। ठीक है, अब जिन मुल्कों ने तो इंडस्ट्री के ऊपर अपनी बहुत मेहनत कर ली, ठीक है, उन्होंने तो पैसा कमा लिया। कमा लिया। अब अगर मेजॉरिटी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तुम देखो मुल्क में, जी, दुनिया में, तो वो आप देखोगे वो मेजॉरिटी ऐसे मुल्क हैं जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब पाकिस्तान भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, बिल्कुल। इसीलिए आज हम पाकिस्तान को एज अ मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी रीजन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल। बिल्कुल, क्यों? गॉट इट। क्योंकि अभी आप इस वक्त डील कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो इन द 21st सेंचुरी। बिल्कुल You ऐसे। are no more a part of 18th, 19th or 20th century. And 21st century is out of this universe. बिल्कुल, यहाँ पे तो जो सब कुछ अब हो रहा है वो बहुत ही कमाल लेवल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे एक रिसर्च के मुताबिक जो लेटेस्ट बीबीसी ने किया, वो ये कहते हैं कि हमारा जो सिटीजन है ठीक है, वो कम अज कम 12 साल की एजुकेशन लिए हुए जरूर है। बिल्कुल, 12 इयर्स उसने कम से एजुकेशन कम से कम ली है। ठीक है, अब जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम खड़े हैं 6.5 पे। तो यू कैन सी द डिफरेंस। एवरेज हमारी छठी तक, पांचवी आप गिर रहे हैं। पांचवी छठी तक। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल इसके डिफरेंस को डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को देखो तो हम 100 साल पीछे खड़े हैं, पीछे हैं। बिल्कुल, ठीक है, 100 इयर्स पीछे। ठीक है, अब जब हमने ये उसको देखा कि कंपैरिजन में हम गए और हम 100 इयर्स पीछे खड़े हैं, तो हमने रीजंस फाइंड आउट करने शुरू की। ठीक है, और वही पहली रीजन हमने पहले ही स्टेट कर दी कि रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेस क्यों नहीं है? गुर्बत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गुर्बत भी जो है वो इस वजह से है कि हुकूमतें गरीब हैं और अवाम का एक परसेंटेज जो है वो बहुत अमीर है, जिसने ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को जगह दे दी है। ठीक है, अब जिन लोगों के पास पैसा है, देखना यह है कि क्या वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो एजुकेशन को प्रमोट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरी रीजन आ जाती है कि जब आप अपने रिमोट एरियाज में जाते हो, वहां पे स्कूल्स की तादाद इतनी कम है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम बन जाती है। अब अगर तो एडल्ट एजुकेशन है तो एडल्ट तो कहीं पे भी ट्रेवल करके चला जाएगा, वो क्लाइमेट कंडीशंस को भी बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, लेकिन छोटा बच्चा, लेकिन जो बच्चे हैं वो डिस्टेंस की वजह से एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं। फिर पॉवर्टी की वजह से लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, वो कहते हैं रोटी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा। तालीम न छाड़ दो जिंदा रहने के लिए। हाँ, बिल्कुल जिंदा रहने के लिए। अब वो ये नहीं सोचते कि वो अदर वे राउंड जा रहे हैं। अगर उनका बच्चा पढ़ लिख जाएगा और उनकी तरह अनपढ़ नहीं रह जाएगा तो कल को रोटी उसके लिए मुश्किल ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स, और सबसे ज्यादा आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उस वक्त शामिल होते हो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं राठौर, और मैं ये समझती हूं कि रवैये, किसी भी कौम का रवैया उसको कामयाब भी बना देता है, और किसी कौम का रवैया, आपका माइंडसेट जो है ना, वो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ले जाता है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान में जिस तरह आपने जिक्र किया कि किस तरह दूर इलाके होने के दूर उफ्तादा, बेसिकली व्यूअर्स और लिसनर्स जानते हैं कि मेरा खुद बेसिकली ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो एक पहाड़ी एरिया में होने के नाते सबसे बड़ा ये मुश्किल देखने में आती है, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है सर्दियों में, और गर्मियों में भी अगर मौसम मुतदिल सा हो
तो स्कूल कम से कम भी पहाड़ी इलाके के 3 से 4 किलोमीटर दूर होता है, और पहाड़ी इलाके का 3 से 4 किलोमीटर यानी कि आपको पैदल 2-2.5 घंटे लगना ही लगना है। तो ये वाकई लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अगर हम तकरीबन दोनों बड़े सूबों की बात करें, जिस तरह केपी है, बलूचिस्तान है, जो आपकी रियासत है कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाका तकरीबन ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा है, और उस चीज को आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो राठौर, कि एक तो वहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे लोकल ट्रांसपोर्टेशन को आप पब्लिक के लिए अवेलेबल करें, ठीक है। हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, आप यूएस, ब्रिटिश जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप देखो कि वहां के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ घर से बाहर करीबी बस स्टॉप के ऊपर छोड़ते हैं, वहां से स्कूल बसेस, येलो कलर की जो बसेस बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल चलती हैं, और वहां से वो बच्चों को उठाते हैं। हालांकि वो सारे बच्चे ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जिनकी प्राइवेट कार्स उनको they इजी, can afford easy। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हाँ, बाहर जाए डोर से बाहर ही बस स्टॉप बना होता है बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के साथ आपके ही, बिल्कुल ऐसे आपके डोर स्टेप के ऊपर आपकी कन्वेंस जो है वो अवेलेबल होती है, अवेलेबल होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अब आपके जिस तरह के इलाके की आप बात कर रहे हो, हम नहीं कहते कि वहां कोई बहुत अमेजिंग वाली बसेस आप चलाएं, क्योंकि मकसद लग्जरी देना नहीं है, मकसद को हासिल करना है, आपने फैसिलिटेट कैसे कर करना दिया है। अब रिसोर्सेज तो ऑलरेडी लिमिटेड हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी गुलसाना जी आप तो बसेस की बात कर रही हैं और अभी 2 मिनट पहले आप कह रही थी कि रिसोर्सेज नहीं है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर उस इलाके में टंगा चलता है, रिक्शा चलता है, तो यार उसको इस्तेमाल कर लो। हाँ, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में अगर जीप्स चलती हैं तो आप उसको यूज कर लो। चूंकि एनवायरमेंटलिस्ट भी हूं, देखो हल हर मसले का है। मैं ये मानती हूं कि अगर आप इंसान पैदा हुए हैं ना, तो मसले का हल आपके लिए ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप ही के इलाके में अगर कोई एक आधा 2 ऐसे घर हैं जहां गाड़ियां हैं, तो यार कारपूल, एनवायरमेंट को भी सेव करो। एक ही गाड़ी में 6 से 7 बच्चे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अभी मैंने जो बात की थी ना, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, रवैये। अब वो बड़े घरों के जो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, वहां पे अगर एहसास होगा कि अच्छा यार ये 7 घरों के बच्चे मैंने उठा के आज पहुंचाने हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम, और मेरे रूट पर, मेरे ऑफिस जाते रूट पर भी लगती है। और राठौर, अगर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, यू आर वर्किंग फॉर अ बिग कॉज। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ही ये नॉट अ बिग डील की लाइन पर मैं बात रोक कर एक बड़ा जरूरी मुझे ब्रेक चाहिए, और उस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मैडम से बहुत सी बातें करेंगे, क्योंकि आप हमारे से जुड़े रहिए। हम एक एजुकेशन एक्सपर्ट के साथ हैं, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, और हम इनसे बहुत सी चीजें भी पूछेंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आस्क जी लिसनर्स। और हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे, और मैंने आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज मैं सॉन्ग्स प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि व्हेन आई वाज टॉकिंग विद सम इंटेलिजेंट, सम इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा वक्त उनके अल्फाज को देना चाहूंगा ताकि मैं अपनी ग्रूमिंग कर सकूं, अपने अंदर में बेहतरी ला सकूं। तो लिसनर्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इनको सुन के चीजों को एंजॉय करेंगे। मैडम, वापस जहां पर हमने बात छोड़ी थी वहां पे चलते हैं। ठीक है, मसला भी है, हाँ, मसले का हल भी है, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके अलावा हम अपने एजुकेशनल सेक्टर में किस किस चीज की इंप्रूवमेंट, मसलन बच्चा घर से स्कूल पहुंच गया, बिल्कुल ठीक। अब मैं किस साइड पे आपको लाना चाह रहा हूं, व्हाट्स माय डायमेंशन। जब मैं लफ्ज आपकी रेज्यूमे पे या आपकी प्रोफाइल पे या आपके डॉक्यूमेंट्स पे या आप जैसे जो पाकिस्तान के टॉप क्लास लोग हैं उनके अल्फाज में पढ़ता हूं, ट्रेनर्स ऑफ टीचर्स, ये क्या लफ्ज है? क्या हमारे मुआशरे में टीचर्स को गो के अपग्रेडेशन का सिलसिला चलता रहता है, बिल्कुल, किन चीजों की अपग्रेडेशन जरूरत है? आखिर क्लासरूम क्या माहौल है, क्या बदलना है? मैं आखिर कुछ तो चीजें होंगी। राठौर, सबसे पहले तो जो मैं स्टार्ट लूंगी कि जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रेंज में आते हैं ना, ठीक है, उसकी एक और कॉज टीचर ट्रेनिंग, और उससे भी बड़ी जो रीजन बनती है वो ये बनती है कि हमारे यहाँ
हमारे मुल्कों में टीचर का टीचिंग प्रोफेशन जो है वो सबसे ज्यादा लेस पेड है। लेस पेड है, वेरी गुड। ये एक और ट्रेजेडी है। ठीक है, बाहर के साथ साथ कंपैरिजन हम करेंगे, बाहर के कंट्रीज में 3 प्रोफेशंस हाईली पेड हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और आपके टीचर्स। यस यस, ठीक है, आप अमेरिका चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, ये आप वो कहते हैं जी कनाडिया के ओछने। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, इवन गल्फ 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 में भी whenever I had visited गल्फ, मैंने ये देखा है कि वहाँ टीचर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, हाँ, दे आर हाईली पेड। चलो ये तो फिर वही बात आ गई कि हम फाइनेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी जब आप अमीर मुल्क ही नहीं है तो हम टीचर्स को इतना रेवेन्यू कहाँ से देंगे, वो भी एक चीज आ जाती है। फिर एक चीज आती है कि आप टीचर को ओन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपके मुल्क का सबसे कीमती इंसान है जो टीचर है। और मैं टीचर के लिए जो वर्ड यूज करती हूं, मैं कहती हूं कि बेटे आप लोग फैसिलिटेटर्स हो, आप टीचर्स नहीं हो। टीचर्स के लफ्ज को एक दर्जा और ऊपर ले जाइए। बिल्कुल। अब फैसिलिटेशन में और टीचिंग में क्या डिफरेंस है, क्या ये हमारे टीचर्स को पता है? ट्रेजेडी कहां स्टार्ट होती है कि कुछ भी नहीं ना आप कर सकते, बेटे तुम ना आप किसी स्कूल में फिर टीचर लग जाओ, पढ़ाना शुरू कर। बिल्कुल बेटे हम वो नहीं हमारे खानदान में इजाजत नहीं है नौकरी करने की। हाँ, अगर तुम स्कूल, खुद मेरे साथ व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई वांटेड टू वर्क राठौर, अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे कोट करूं, और कुछ दिन तो शादी के बाद मैं बैठी और वो मैंने देखा कि हर वक्त वो टीवी और वो सर्वेंट्स जो हैं वो खाना टेक केयर कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए अलग सर्वेंट्स हैं, और मैं क्या कर रही थी कि मैं सारा दिन बैठ के अपने बेडरूम में टीवी के चैनल्स को चेंज कर रही थी। कुछ प्रोडक्टिव करने को था ही नहीं। मुझे ये लगा कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पढ़ाया था बिल्कुल कि मैं अपने बेडरूम में बैठ के टीवी के चैनल्स चेंज करूं। तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपको थोड़ी सी होश आती है कुछ दिनों के बाद। मैंने बात की फैमिली के अंदर, और पठान फैमिली, उनके साथ बात की। मैंने कहा जी मैं तो कुछ करना, मुझे तो कुछ करना है, मैं तो यूं नहीं बैठ सकती, आई हैव टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। और मुझे वैसी खुजली होने लगती है मैं कुछ दिन कुछ ना करूं। बिल्कुल। अच्छा, यू वोंट इमेजिन, माय हस्बैंड डिड नॉट टॉक टू मी फॉर द नेक्स्ट 3 months। बात ही नहीं की। आई वेंट टू माय मदर इन लॉ, मैंने उनसे सारी बात की। वो थोड़ी समझदार खातून, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, और वो खुद भी कुछ अपनी लाइफ में हल्का फुल्का कुछ प्रैक्टिकलिज्म की तरफ वो करती रही थी। मुझे बहुत सोचने के बाद कहती हैं, बेटे मैं बात करती हूँ लेकिन तुम ना स्कूल में जॉब कर लो, पढ़ा लो। बिल्कुल। अब एक हाउसवाइफ उठ के कहाँ चली गई? स्कूल में। पता तो है नहीं पढ़ाना कैसे, खुद ने मास्टर्स किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे। यस, दैट्स द पॉइंट। आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, दिस इज नॉट द क्राइटेरियन दैट यू कैन बी एन एक्सीलेंट। परफेक्ट। बिल्कुल। रोला क्लासेस में कहां मचा हुआ है, जंग कहां लड़ रहे हैं, लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, और जी अबव शी इज अ टीचर। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, और जोर किनके ऊपर लगाया जा रहा है? जो ऑलरेडी टू गुड है, उन्होंने ए ग्रेड नहीं लेना है, उनको मेरे जैसे टीचर्स की या किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अब टीचर जब खुद ही वेल इक्विप्ड नहीं है तो टीचर की जरूरत ऊपर के 10 बच्चों को नहीं है राठौर, नीचे वाले 10 बच्चों को। नीचे वाले 10 बच्चों। यस यस। अगर आप उन नीचे वाले 10 बच्चों को, एक तो ऑलरेडी पीयर प्रेशर है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है। अब बाहर के कंट्री में जैसे ही जाओगे, अब मैंने मास्टर्स इंग्लिश किया हुआ है और उसके बाद जाहिर बात है मेरी सर्विसेज काफी डिफरेंट लोगों से मुलाकात, और लेकिन मेरी भी जो टीचर ट्रेनिंग हुई है वो शॉर्ट कोर्सेज पे हुई है। ठीक है, या आप ये समझ लो कि मैं खुद इतना अच्छा लर्नर थी कि मैंने इधर से भी पकड़ा, इधर से भी पकड़ा, और फिर एक खुद एनालिसिस करना बैठ के, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को अगर मैं क्लास में जाके कर रही हूं या नहीं कर रही, तो वो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर कोई भी जोर नहीं है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मैं लिसनर्स, ये एक बड़ी जबरदस्त बात जो मैंने मैडम से सुनी है अभी, बड़ी जबरदस्त पिन पॉइंट ये बात इंडिकेट इन्होंने किया है
देयर विल बी ऑलवेज अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब और राइट पोस्ट। जब आप राइट जगह पर होंगे तो आप बेहतरीन चीज को परफॉर्म बेहतरीन अंदाज में करेंगे और जो आपका आउटपुट होगा दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। ये बात याद रखिएगा। हम प्रॉब्लम क्या है, हम किसी को भी उठा के किसी भी जगह लगा देते हैं सिर्फ ये सोच के कि ठीक है कर लेगा। हाँ। अब ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, और एक और भी जी, क्राइटेरियन जी, होता जी, है जी। चुनने का कि ये पीएचडी डिग्री होल्डर है, ये है, ये है। टीचर होने के लिए मेरे नबी ने तो कोई डिग्री नहीं ली कोई डिग्री और बेहतरीन मुअल्लिम और बेहतरीन टीचर। Holy Prophet Hazrat Muhammad Best, sallallahu alaihi best. wasallam was one of the most great muallim, the teacher Yes. ever. अच्छा, बिल्कुल यही लॉजिक है। ये बात मैं इस पे बड़ा जबरदस्त इसको मैं समझता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाएं क्योंकि जी। हमने वक्त की सुई के साथ भी चलना चलना है और मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी ज्यादा चीजें आपसे ले सकूं उतनी मैं लूं, लेकिन आप प्लीज मुझसे ये वादा, लिसनर्स व्यूअर्स ये वादा करेंगे कि आप हमें दोबारा वक्त जरूर देंगी बिल्कुल और क्या उसका, ताकि हम आपसे बहुत सी चीजें जान सकें। अच्छा मैडम, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्लास में पहुंच गया, हाँ। टीचर को आपने, सिस्टम ने, लोगों ने ट्रेन कर लिया। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, जब मैंने व्हेन आई शेयर्ड योर पोस्टर, तो जब वो रेडियो पाकिस्तान ने भी उसका जब लगाया तो कई जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमसे ये सवाल कीजिए, आप हमारी तरफ से बिहाफ पे ये सवाल जरूर पूछे। लिसनर्स, मैं आप लोगों के कहने पे ये सवाल पूछ रहा हूं, तो आप लोग अपने पैगाम जरूर लिखा करें FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर को। वो कहते हैं सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट से मुराद है एक बच्चे ने मैट्रिकुलेशन की, ए लेवल्स, ओ लेवल्स किया, अब वो चला गया आगे, जी मैंने क्या करना है। अब वेरी सॉरी टू से, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है कि अगर बच्चे के मार्क्स मोर देन 900 है तो आप मेडिकल ज्वाइन करो, आप इंजीनियरिंग, जरूरी नहीं होता। अब मैं अपनी बात, सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, आई वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। मुझे कभी जिंदगी में मैथमेटिक्स आई वॉज गुड इन इंग्लिश, सम अदर सब्जेक्ट, साइंस वगैरह। मैं वेरी ओपनली, वेरी ट्रूली, आई वॉज वेरी बैड इन मैथमेटिक्स और मैं हार्डली पास करके कोई 40-42 नंबर होंगे जब मैट्रिकुलेशन में मैंने लिए, और मैं कर गया पास। बिल्कुल। उसके बाद भी मैंने मैथ को आड़ नहीं डाला क्योंकि मुझे पता था। अच्छा, ये स्टेप कितना इंपॉर्टेंट होता है? आया ये आपकी लाइफ टर्निंग होता है, ये क्या समझते हैं? लाइफ टर्निंग तो कोई पॉइंट भी नहीं होता। ठीक है, वेज फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक। आप 8वीं जमात में, क्योंकि ये फाइब्रिकेशन जो होती है, बाइफिकेशन, वो होती है ग्रेड 8 ऑनवर्ड। ठीक है, बिल्कुल। और 8 के बाद वो ये कहते हैं कि इफ यू चूजिंग फॉर द मैट्रिक स्ट्रीम और इफ यू आर गोइंग फॉर द कैम्ब्रिज स्ट्रीम, बिल्कुल, ठीक है, ए लेवल्स, ओ लेवल्स। हाँ। अब मसला वहां आता है राठौर कि जहां पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। 80% बच्चे जो नहीं कर सकते ओ लेवल्स, उनको ओ लेवल्स में डाल दिया जाता है। यस। और बहुत कम सेंसिबल पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मैट्रिक स्ट्रीम के अंदर रखते हैं। अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम है, whether we are going to touch the class? Yes, that is the class status। हाँ, status है कि हम बन गया हुआ है वो, क्या हम A levels हैं, O levels हैं? हाँ, बिल्कुल यही है। और वो स्टेटस सिंबल के लिए हम इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? अपनी कौम के सबसे जरूरी इंसान बच्चे को, यूथ को, यंगस्टर को, जिसने आगे जाके आपके अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज में लेकर जाना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अब वो तो बेचारा खुद स्ट्रगल में पड़ गया, तो जब वो खुद स्ट्रगल में पड़ जाएगा और उसको खुद वो मीडियम नहीं चूज करने दिया जाएगा, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग मदर, मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा कि आप सीए करना। वो खुदा की बंदी, अगर आपको सीए का कोई क्रेज है, उसको तो नहीं है ना, फिर आप अपने बच्चों हो सकता है वो अच्छा क्रिकेटर बन जाए। यार वो मीडिया कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात सिर्फ ये कि आप बच्चे के इंटरेस्ट लेवल को देखो कि वो क्या है, और फिर आप बेस्ट परफॉर्मेंस पाओगे इन द डिफरेंट स्फीयर्स और फील्ड्स इन योर कंट्री,
and your country will raise all together with a balanced, pace. हर फील्ड में इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, मीडिया में भी लोग होंगे, आर्ट की फील्ड में भी होंगे, और पाकिस्तान को रिकग्निशन कौन सी फील्ड दिला दे आपको क्या कोई पता नहीं है। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की, बल्कि आपकी इस बात से मुझे याद आ गया। हाँ। अब मैं उसी सवाल को, क्योंकि अब थोड़े से आपके इंटरेस्ट को भी मैं छेड़ू ना। यू एज अ पेंटर, या क्या खूबसूरत स्कल्पचर की पिक्चर लगी आपकी फेसबुक के कवर के ऊपर। और मैं उसी को कह रहा हूँ, आपने जब कहा ना कौन सा शख्स किस फील्ड में आपको कामयाबी दिला दे, ये तो मेरे हाल में हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा। अच्छा, ये पेंटिंग का इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? क्या एक एजुकेशनिस्ट, एक फिलोसोफर होता है, क्या समझूंगा मैं? ये गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर था। शायद मैं एक थिंकर हूँ। जब आप थिंकर होते हैं तो आप बहुत छोटी एज से अपने इर्द गिर्द की चीजों को लेके सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं जब आई वॉज टू यंग, तो आई रिमेम्बर कि मुझे किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे स्टूडेंट्स जब ये बात सुनते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं केमिस्ट्री की लेसन में हर रोज मुझे टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी कि तुम वो रोट लर्निंग नहीं करके आई हो। अब जब रोट लर्निंग करने का टाइम क्या होता था, मैं शुरू से अर्ली स्लीपर हूँ। 9, 9:30 कहीं घर के किसी कोने में मैं आपको सोई हुई पड़ी हुई किसी सोफे के ऊपर, किसी फर्श के ऊपर दिखाई देती थी। ठीक है। क्योंकि रात को कोई 2 बजे 2:30 बजे के बाद मेरा कुछ काम स्टार्ट होता था। जब मैं देखती थी कि मेरे अम्मी और सारे लोग सो गए हैं, तो मेरा वो जो थिंकिंग मोड था ना, वो ऑन हो जाता था। और मेरी जो सारे दिन की ऑब्जर्वेशंस होती थी ना, मुझे याद है मेरे पास कोल पेंसिल्स थी। और मैं उठती थी और हमारे एक ही बेडरूम में, इट वाज अ ह्यूज बेडरूम, और हमारी अम्मी अब्बा ने, हम 3 बहनें थी, और तीनों के हॉस्टल्स की तरह जैसे बेड्स नहीं लगाए होते, वैसे सबका अलग अलग वो होता था। और मैंने वो कॉर्नर वाली जगह ली होती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने रात को उठ के कुछ ना कुछ बनाना है, सोचना है, वक्त अपने आप को। अब उसको मैं सोच के नहीं बनाती थी राठौर, मैं उठती थी, आई यूज्ड टू पिक अप माय पेंसिल्स, और वो स्केच बनता चला जाता था, बनता चला जाता था, बनता चला जाता था, जो जहन में आता जा रहा है, जो जहन में आता जा रहा था। और वो बेस्ट होता है जब आपको कोई रोकने वाला ना हो। अब हम अपनी क्लासेस में क्या करते हैं, जब हमारी राइटिंग लेसन हो रही होती है, दैट इज द टाइम टू सी हाउ क्रिएटिव योर चाइल्ड इज। अब देखो, एज अ टीचर मैं उसकी क्रिएटिविटी को कहां कहां कट डाउन कर रही हूं। सबसे पहले तो तुम उस टॉपिक पे लिखो जो टॉपिक मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, बोर्ड पर लिखा है। बिल्कुल। ओ अल्लाह की बंदी, तुम तो 16 जमातें पढ़ आई हो, तुमने तो शायद इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया होगा, तुम्हारी लाइफ के ऑब्जर्वेशंस भी शामिल, आपको आता ही यही टॉपिक है, और आपको आता ही, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं ना कि आप उस्तानी है तो आपको सब कुछ आता है। तो जितना मेरे अंदर नॉलेज है ना, मैं इनको इम्प्रेस कर लूं, इन बेचारों को। वो बेचारे इम्प्रेस नहीं हो रहे होते, वो इरिटेट हो रहे होते हैं। कहाँ इरिटेशन स्टार्ट होती है कि जहां बच्चे को के पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, और ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। अच्छा मैम, एक सेंटेंस बड़ा प्यारा मुझे याद आ गया, मेरे जहन में आ गया। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय सीएसएस, तो उसमें एक ऐसे आया था, मैंने तो एक और टॉपिक पे लिखा था ऐसे, लेकिन उस ऐसे में था कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। यस। अब क्योंकि वो टॉपिक मैंने पहले जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक जुमला बहुत जबरदस्त लिखा हुआ था कि एक क्लासरूम में अगर स्ट्रेंथ 30, 50 या 60 बच्चों की है, हाँ। तो उसमें से कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई टीचर। ये अब फहम किसका है? जो शख्स खड़ा है, टीचर। देखो, जौहरी का काम है हीरा तलाश करना, बिल्कुल, और फिर उसको पॉलिश करना, तैयार करना। सेकंड जॉब, सेकंड स्टेप क्या है कि आपने डिस्कवर कर लिया कि ये एक अच्छा सिंगर है, ठीक है। अब यहां ट्रेजेडी फिर स्टार्ट हो जाती है। मुझे आजकल, मतलब मैं अपनी क्लास में डांस भी करती हूँ, और अल्लाह माफी दे वो कोई गंदा वाला डांस नहीं, डेफिनेटली जैसे आप कह लो कि एक एनवायरनमेंट को आप
एक जबरदस्त रखने के लिए, उसमें बिल्कुल बच्चे के लेवल पे जाएं। अगर आप थोड़ा सा हिल लेंगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए कि आपकी क्लास के बीच में कोई अच्छा सिंगर बैठा है। सिंगर, बिल्कुल, ये बड़ी परफेक्ट बात है आपकी, बिल्कुल ठीक, perfect। आप फ्रीडम ऑफ थॉट तो दें बच्चे को। आप तो क्लास के कमरे से एंटर हुए, सफा नंबर 786 और रोल नंबर 786, तुम उठो, पढ़ो और सफा नंबर 786 तक पढ़ते चले जाओ। हम उस फेज से ही बाहर नहीं आ रहे। मैंने अभी कहा था ना रवैये। अब मैं जब अपनी क्लास में गाती भी हूं, आई सिंग, और किस तरह गाती हूं कि थीम से रिलेट, क्योंकि मैं लिटरेचर का टीचर हूं। मैंने अपने बच्चे को जिंदगी जीना सिखानी है, जिंदगी की जो रोड्स हैं उसके ऊपर जो ड्राइव करना है उन्होंने, उस गाड़ी को कैसे चलाना है वो सिखाना है। लिसनर्स, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे इसी तरफ के उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आपको जिंदगी की गाड़ी जो चलाना सिखाता है उसको किस नॉर्म्स पे वो लेके जाता है और क्या तरीका था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लिसनर्स, वेलकम बैक। और प्रोग्राम है रावी रंग और मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं गुलसान अमन शाह साहिबा, और आप में सुन रहे हैं लाइव FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। मैडम, आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां तक आपने बताया कि उस्ताद किस तरह आपकी कामयाबी की गाड़ी को ड्राइव करता है और पहुंचा के आपको आता है। यहाँ एक बड़ा सख्त सवाल है, क्या हमारे मुआशरे में, सिस्टम के अंदर इस तरह के बहुत से टैलेंट्स को आपने नहीं देखा कि हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते या मानने को तैयार नहीं हैं, या फिर इस तरह के टीचर को भी हम पसंद करने को तैयार नहीं है। मेरा लफ्ज सख्त हो सकता है, सॉरी, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर रही हूँ। और आप बहुत हैरान होंगे कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल ही कई मीटिंग्स में बैठ के ये पॉइंट आउट कर चुका है एक टॉन्टिंग वे में कि इनकी क्लास में तो गाने वाने होते रहते हैं। आप ये करते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, फिर साथ ही वो उसको एडजस्ट भी कर देते हैं बात करके, कि कमाल की बात ये है कि रिजल्ट भी बेहतर है, कि ये वाहिद टीचर हैं जो सिलेबस कंप्लीट भी कर पाती हैं। तो फिर सीख लें उस टीचर से, कुछ सीखना भी नहीं है, क्रिटिसाइज भी करना है। अच्छा, ये टेक्निक समझनी भी नहीं है कि ये टेक्निक है यार। नहीं, वर्कशॉप कंडक्ट करने जाती हूँ मैं राठौर एज ए ट्रेनर, और आप देखो कि एक फेवरेटिज्म के ऊपर एक ग्रुपिंग हुई होती है वहां पे, और वो आपको सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, बेसिक वर्कशॉप या रीडिंग, और एक चीज को रीड करना और रीड करके सवालों के जवाब देना, ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस है कि दुनिया के किसी भी स्कूल में हो रही है। ठीक है, मैं वर्कशॉप कंडक्ट करती हूं कि मैं आज आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल सिखाऊंगी, और आप हैरान होंगे सुन के कि टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है जो इतने सालों से पढ़ा रही हैं, और जब मैंने उनको स्ट्रेटजी पूछी कि आप किस तरह से पढ़ाओगे, और वही गलती हम बच्चों की जिंदगी में करते हैं, जो गलती हम एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ाने में करते हैं। मैंने कहा क्या स्टेप्स लोगे जब आप कॉम्प्रिहेंशन टीच करने लगे हो? मुझे सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ा देंगे। मैं कहा जी वो क्यों? और 99% मेरे टीचर्स ने मुझे ये जवाब दिया, व्हेन आई बिगिन विद अ क्वेश्चन, दैट व्हाट आई फाइंड आउट, व्हाट इज योर बैकग्राउंड नॉलेज, हाउ डू यू डू इट। हम जी टेक्स्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चों को कहेंगे सवालों के जवाब लिखें। अब मैंने इसको टोटल यू टर्न पे लेकर आई। You do everything in your life, you do everything in the classroom for a purpose. Have you defined the purpose to the student? Why are you reading? और मेरे बच्चे यूं करके मुझे देख रहे कि मिस ये बात तो हमें कभी किसी ने नहीं बताई। मैं कहा बेटे कभी मैं आके आपसे ये कहूं कि ये पेज नंबर खोलें हम रीडिंग करेंगे, आप मुझे कहें नहीं मिस प्लीज देयर इज अ क्वेरी, व्हाई आर वी रीडिंग। जब तक आप व्हाई के ऊपर क्लियर नहीं ना होंगे आगे मत चलें। So set the purpose for your lives, whether you're a teacher, whether you're a student, whether you're an educationist, whether you're an owner of a school, whether you're a common citizen, whether you're a beggar standing on the side of the road यार, सोचो तो सही कि क्या कर रहे हो। Why matters? मेरा ख्याल है कि पूरी आपकी लाइफ why के ऊपर स्टैंड करती है।
कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, क्या बच्चों की सिर्फ कमाने के लिए कर रहा हूं, कहीं और कंट्रीब्यूशन नहीं। रवैये बहुत, मैंने आपको कहा है ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं और मैं अपने स्टूडेंट को अवेयरनेस देना चाहती हूं कि बेटे अगर आप फैसिलिटेट कर सकते हो किसी दूसरे स्टूडेंट को। मेरा फर्स्ट डे ऑफ क्लास था राठौर, मैं क्लास में गई, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा ये जितने बच्चे ए ग्रेडर्स हैं उनसे ये मेरा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है हमारी क्लास में फेलियर्स क्यों हैं? और हर किसी ने उनके ऊपर ब्लेम किया, मिस ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ना नहीं चाहते, ये कम अकल हैं, ये कम अकल हैं, और ये They are dumb. they're dumb, और all the negative connotations you could think of. I listened to that. मैंने कहा no, you're the reason for their failure. Never miss. You criticize them. Not only criticize them. Criticism तो चले आपने लफ्जों की मार मार के उसको कर दिया, अब आप पुश बैक भी फिजिकली कर रहे हैं उसको। और फिजिकल पुश बैक कहां होता है कि जहां टीचर ने क्वेश्चन थ्रो किया क्लास में और अच्छे बच्चे ने हाथ उठा दिया और टीचर ने और उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया उस बेचारे को। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो चीजों ने हमारा तालीमी निजाम को यहां तक इस नहज तक पहुंचाया? नंबर एक, हम में जो कोटेशन यूज की जाती है फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर, एक दूसरी चीज, मैं वैसे ऑलवेज आई वाज अ बैक बेंचर, आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर, सो बैक बेंचर ऑलवेज ऑफ टू द बैक बेंचर्स। अच्छा, अब दूसरी चीज, जिसको आता है जब वो जवाब दे देता है तो शायद पीछे बैठा हुआ मैं, मुझे आता हो, मुझे हेजिटेशन हो, मैं जवाब ना दे सकता हूं, या मैं मेरी जबान में लुकनत हो, मैं लड़खड़ाता हूं, मैं बोल ना सकता हूं, ये शायद मैं फैक्टर हो सकता, शायद मैं हाथ रेज करना चाहता हूं और मैडम की मुझे नजर ही ना पड़े। क्या ये चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और टीचर्स को चूंकि एक 40 मिनट्स का लेसन दिया जाता है और एक फिक्स्ड करिकुलम दिया जाता है, वो अपनी रेस में शामिल है, वो तो अपनी रेस में शामिल है। सेमेस्टर में 10 चैप्टर पढ़ाने हैं, अरे यार 4 पढ़ा लो, वो देखो तो सही वो क्या कहना चाह रहा है, उसको टाइम समझ आ जाए, बिल्कुल उसको टाइम दो। अब टीचर के पास अपना टाइम नहीं है और वो उस बच्चे को फोकस नहीं कर पा रही। और यकीन जानो राठौर, ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, इनके पास बहुत कमाल आइडियाज होते हैं। तो एज ए टीचर, टीचिंग फैकल्टी को ये चाहिए कि अपने अटेंशन को फोकस करें उन 10 बच्चों के ऊपर who either are shy to talk, who maybe are in a hesitation कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा डर है बच्चों के अंदर कि अगर मैं गलत बोल दूंगा, गलत अंग्रेजी में, क्योंकि हमारा अंग्रेजी मीडियम है, तो अंग्रेजी मीडियम के बीच में अगर मेरा सेंटेंस गलत हो गया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मैं तलफ्फुज़ ठीक ना बोल पाया। प्लेटफॉर्म से मैं अपने यंग जनरेशन से मुखातिब होना चाहती हूं, बेटा मेक मिस्टेक्स, बिंदास गलतियां करो। क्यों? क्योंकि जब तक, और गलती मैं किसको कह रही हूं, मैं गलती मानती हूं किसी भी जिंदगी की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। टेक रिस्क। और जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि चाय जब मैं पीने लगा, अब बता तो सबने दिया, एक टीचर ने बता दिया चाय ब्राउन कलर की होती है, पत्ती से बनती है, दूध भी डलता है, इतनी क्वांटिटी में डलता है। अच्छा जी, चीनी भी डलती है, लेकिन टेस्ट कैसा है? ये एक्सपीरियंस आपने बच्चे को क्या देना है? आप लाइव एक्सपीरियंसेस ही नहीं दे रहे। उसको चाय का कप दें, अरे उसको चाय का कप पकड़ाओ और सबसे पहले उसको बनाने दो। अच्छा पुत्र, बनानी भी आज तू ही है, उसको पता चले ये है क्या, मैन्युफैक्चर कैसे हुई है, और फिर उसके बाद उसकी वो कैसे, फिर उसको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने दो। ओहो, आइंदा मैं आधा चम्मच चीनी डालूंगा तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा, बैलेंस ऐसे होगा, दूध इतना डालूंगा तो बैलेंस पे आ जाएगी और मेरी प्रोडक्ट कमाल उस पे चली जाएगी। अब हमारे बच्चे गलती करने से डरते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
डर ये है हाथ ना जल जाए गरम चाय चूल्हा है। ओ यार जान दे उस अग दे विच, उस जले का भी हल है। अगर वो जलता है तो उसका भी हल है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डर में ही अपनी बच्चियों को और तरह के डर हैं और बच्चों को और तरह के डर हैं। अब उस डर के डर से हम डरे रहते हैं। हम डरे रहते हैं। लिसनर्स, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम डर के डर ही से डरे रहते हैं और कभी बहुत सी चीजें आगे नहीं ला पाते। गो के मुझे अंदाजा है जब आप मेरे ये अल्फाज सुन रहे होंगे तो आपके ज़हन में बहुत सी चीजें होंगी। आप कहेंगे कि जी हम मजबूर होते हैं और हम आपकी उन्हीं मजबूरियों से हम भी गुजरे हुए हैं और हम उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं। इफ वी आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस, it doesn't mean that we are Socrates, we are Aristotle, हम बड़े कोई सुकरात हैं, लेकिन देखें हमने एक्सपीरियंस करके बात कर रहे हैं और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज हमारे साथ एक्सपीरियंस हुई हो वो आपके साथ ना हो, आपके साथ बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा मैडम, क्योंकि हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं और मैं चाहता हूँ बहुत सी जो चीजें मैं आपसे इसके बारे में जान सकूं। हमें एक क्लासरूम इश्यूज पता चल गए, हमें एक, अब हम जाते हैं, वो कि आप हर टॉपिक के साथ साथ उसका हल बताती रही हैं, लेकिन हम इसको जरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं हल को। आप जब बैठी हुई थी, हम लोग स्टार्ट ही में बैठे हुए थे, तो आपने एक लफ्ज आपका मेरे जहन में बैठ गया हुआ है। आपने कहा कि डेवलपिंग को डेवलप तक पहुंचाने के लिए थिंक टैंक्स नीड्स प्लेटफॉर्म्स, ये आपके अल्फाज थे। और उसके बाद मैंने उसको जहन में बिठाया और मैंने कहा ये आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपसे चलूंगा, पूछूंगा हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट्स, हमारा एक एनवायरनमेंट है कि जो एक्सपीरियंस बंदे से, पढ़े लिखे से, थिंक टैंक, लफ्ज़ थिंक टैंक का मकसद पूरी दुनिया में थिंक टैंक आपकी हर पॉलिसी बना देता है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल उनको हाईली पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू देम थिंक टैंक्स को, जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया पे जो बताते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, मोर ब्रेन्स ना, एजुकेशनल पॉलिसी बनाते हैं, आपको हेल्थ केयर पॉलिसी बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि कितना ज्यादा ये चीज असरअंदाज हो सकती है एक मुल्क पर और एक मुल्क के फ्यूचर को लेकर, जब आप एजुकेशन पर आप जैसे जो मुतअद्दिद लोग हैं, थिंक टैंक्स, उनको इस्तेमाल करेगी ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा। और थिंक टैंक से ज्यादा मुझे ये लगता है कि पहले तो जो आपने, जिनको आप थिंक टैंक्स कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो रियल थिंक टैंक्स हैं? क्या वो किसी फेवरेटिज्म के नतीजे में तो नहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर आके बैठे? ठीक है, ठीक है। अभी कितनी दफा मैंने और आपने ये बात कही कि आप भी बैक बेंचर हो, मैं भी बैक बेंचर हूं। मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश डिग्री नॉर्मल ग्रेड्स के साथ क्लियर की है। मैं कोई ए स्टार स्कोरर नहीं हूं। हमारे यहाँ इवन पिकिंग अप द थिंक टैंक्स, you pick up people looking at the grades in the degree rather than what they have observed. If he's a real thinker, that's the question. क्या ये जिसको हम think tank समझ रहे हैं, can he step into the problem of the other people? Can he step into the shoes of the other people? Is this actually his cup of tea? तो पहले तो आप अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त कर लें। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलेक्शंस हैं विद ड्यू अपॉलजीज बहुत गलत लाइंस पे होती हैं। और ये बहुत बड़ी रीजन है कि मेरी स्टेटमेंट यहीं से प्रूव हो जाती है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस कर लो, एनालिसिस कर लें और आप खुद ही कर लें। आप फर्स्ट वर्ड के साथ क्या कंपीट करते हैं, सेकंड वर्ड को भी छोड़ें, आप थर्ड वर्ड के मुकाबले के साथ कंपीट करके चेक कर लें। बिल्कुल थर्ड वर्ड के अंदर खड़े हैं। तो अगर आपके थिंक टैंक्स ने अपना रोल ठीक प्ले किया होता या आपने सही सिलेक्शन उठाई होती, तो आज पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना होता। अब तक तकरीबन 75-80 साल हो चुके हैं। रिसोर्सेज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी इलाके के कुछ अमीर लोगों को देखो, डोनेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी सिर्फ पैसा दे दो। बिल्कुल डोनेट आप किताब भी कर सकते हो लेस प्रिविलेज्ड स्कूल्स को,
जो कंप्यूटर आपके लिए आउटडेटेड हो गया, लेस प्रिविलेज स्कूल्स को पहुंचाओ यार, उनको ठीक करके छत बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, अच्छा टीचर हायर करके दे सकते हैं। ठीक है, तो पैसा सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप फिजिकल सपोर्ट कहां कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज बड़ी जबरदस्त मेरे जहन में आई है। अब चले ये आप पैसा और ये स्कूल प्रोवाइड करने को, मसलन इस एक मैं मिसाल देने लगा हूं, अगर मैं आजाद कश्मीर के एक जिले हवेली से हूं ना, तो मुझे चाहिए कि मैं किसी दिन अपने रिसोर्सेज पे आपको वहां लेकर जाऊं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर लूं, 5, 6, 7 दिन से कोई भी मुश्किल नहीं होता। अब देखें, बात तो ये है कि मैं अपने जिले से कितना मोहब्बत करता हूं। या तो जिस तरह वो मुझे ओन करता है मैं फिर उसको ओन करूं। तो ये मैंने बिल्कुल एंड पे बात करनी थी, जहां तुमने लफ्ज बोल दिया कि मैं एंड करना चाह रही थी अपनी टॉक को, जो मैंने सोचा था। What matters more than anything else, do you own your homeland? Yes. Do you own the field where you're working? Do you own your profession? अब ओनरशिप बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारियों के बैग को साथ लेकर आता है। तो हमारे यहाँ ओनरशिप नहीं, आपने उस बच्चे को ओन नहीं किया, आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं आपने उसको ओन नहीं किया, और जहां आपकी सोच ये होगी कि मेरी टीचर अगर मुझे खुश करने के लिए काम कर रही है तो ठीक है, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आपके लिए काम करने के लिए किसने आपको हायर किया? मैं हमेशा अपनी एजुकेशनल टॉक्स में ये बात करती हूं कि आपका एजुकेशनल सिस्टम एक पिरामिड है, एक आपके स्कूल्स, बिल्कुल, एक आपका टीचर और एक आपका पेरेंट, और फोकस कौन है? स्टूडेंट। और फिर मैं वो जुमला दोहराऊंगी जो भी रिसेंटली मैंने एक टॉक्स में किया था कि जिस गरीब के लिए ये महफिल सजाई गई है उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। क्यों? ओन नहीं किया आपने उसको। मेरे बच्चे मुझे आके ये कहते हैं मिस हमें आपसे बात करना आसान लगता है क्योंकि आप हमारे लेवल पे आके बात करती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दें बच्चों को, फ्रीडम ऑफ थॉट दें, एंड फ्रीडम ऑफ राइटिंग दें, फ्रीडम ऑफ चॉइस दें। फ्रीडम ऑफ चॉइस बड़ा जरूरी है। जहां आपने उसको ये दे दिया, आपने उसको ओन किया, और फिर रिस्पेक्ट करें। अच्छा लिसनर, मैं एक और भी बात बता दूं, ये भी बल्कि बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद सवालों के भंडार लग जाते हैं और फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि जी देखें आपने। अच्छा, मैडम गुलसाना जो बात कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से चीजों को सिलेक्ट कर सकें, लेकिन मैम की पूरी बातों के अंदर एक बात जरूर है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका गाइड है, जो आपका पेरेंट है, जो आपका सीनियर है, जो आपका टीचर है, मैं फिर वो जुमला बोलूंगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस से गुजरा होता है, he knows better। मैं ये नहीं कहूंगा he is our final authority on your life, मैं कभी नहीं कहूंगा। These choices are guided choices। guided choices। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मैंने मैडम से एक बड़ा जबरदस्त वादा लेना है, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम भी क्लोजिंग करूंगा। मैं लिसनर्स और व्यूअर्स जो आप हमें देख रहे हैं, जो आप हमें सुन रहे हैं, और एक बात है, आप अब आपने ये करना है कि आपने अपना किसी पेंटिंग के इवेंट में मुझे बुलाएंगी ताकि मैं इनको आके बता सकूं कि आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, और मैं उनकी पिक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। राठौर, आई एम वर्किंग ऑन 4 to 5 प्रोजेक्ट्स, मेरे 4-5 इस वक्त लगे हुए हैं, और मैं रिसेंटली 1-2 गैलरीज को विजिट भी करके आई हूँ, जहां हम इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अपने पेंटिंग प्रोजेक्ट्स को पुट अप करने जा रहे हैं। मैं वो पेंटिंग प्रोजेक्ट्स अपने प्रोग्राम में जरूर मैं जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, उसमें शामिल करूंगा। हमारे साथ मैडम गुलसाना मंशा थी। अब ना वो पहले किसी तारुफ की मोहताज थी, शी इज एन एजुकेशनिस्ट, शी इज अ योगी, शी इज अ ट्रेनर, शी इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी, व्हाटएवर आई एम नॉट। अब मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अब खबरनामा भी आपने सुनना है, इसके बाद बैक टू बैक मजीद प्रोग्राम्स भी आप सुनेंगे। तो प्रोग्राम था राबिता, प्रोड्यूसर थे इसकी गजाला जिया, और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर।
इजाजत दीजिए, दोबारा अगले प्रोग्रामों पे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, बातें होंगी और इसी तरह के प्रेस्टिजियस जो गेस्ट हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे, वो प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, वो आपसे बहुत सी बातें करेंगे। अपने पैगाम जरूर लिखा करें जब आप हमें कॉल कर रहे होते हैं, और मैं अगर वो फोन नहीं भी रिसीव कर सकता तो कम से कम आप अपने पैगाम अपने नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें, क्योंकि बाजू का तो होता है आप अपना नाम आधा बताते हैं, सिटी का नाम बताते नहीं, या मैसेज जब करते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान FM 93 है जी, जिसे आप मुझे सुन रहे हैं, और रेडियो पाकिस्तान के पेज को लाइक शेयर भी करें। मैं हूं आपका होस्ट कौकब राठौर, और मेरी कोशिश होती है प्रोग्राम अब तक पहुंचाता रहूं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज।